सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हैं हम 7 नंबर, जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे भूकंप है, तूफान है, सुनामी है, ये पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बाढ़। बाढ़ नाम सुना ना, नदियों के विघटन से नदियाँ अपना जल ज़्यादा बारिश से नदियाँ उफान पे आ जाती है, उससे बाढ़ आती है। अब देखो बाढ़, आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना आपने, और टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे। खूब सारा पानी, गाड़ियां वगैरह अंदर इतर जाती है, लोग बह जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं, क्योंकि बाकी आप ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बाढ़ के बारे में आप जानते हो। कई दिन पहले अभी जैसे गंगा नदी या यमुना, ये इतने ज़्यादा उफान पे चली जाती है, इतने ज़्यादा कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों ऋतुओं में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में पानी भर जाता है, यानी ऊपर नदी चलती है और नीचे का क्षेत्र ना वहाँ जाती है, या नहरें बड़े पाट वगैरह होते हैं, टूट जाती हैं। कुछ विशेष ऋतुओं में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव हो जाता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं। बाढ़ जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी मोहर्मी आ जाती है, लंबे समय तक तेज बारिश होती है, बर्फ पिघलने लग जाती है, जमीन की अंतःस्पंदन दर में कमी आती है और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है। ये देखिए बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र नदी है अपनी, ये बाढ़ वाले क्षेत्र है, काफ़ी तबाही लाती है। किंतु दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाली नुकसान अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, देखो वन काटे जा रहे हैं, जैसे मिट्टी का कटाव होता है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना, नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जानमाल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किए। 4 करोड़ हेक्टेयर, आपको पता है 1 हेक्टेयर में 1.3 के आसपास किलोमीटर होते हैं, मैंने बीघे होते हैं 1.4 के आसपास, यानी 4 बीघे के आसपास होते हैं ना। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियां, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आकस्मिक बाढ़ से कुछ दशकों में जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में भी वर्षा ऋतु गई थी, बहुत सारी बाढ़ आ गई थी। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने उड़ीसा में ना 500 करोड़ के और पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ का बजट अलग से दिया था बाढ़ पीड़ितों के लिए। इसका कारण मानसून की तीव्रता और मानसून मानव कार्यकलाप द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटते मानसून द्वारा आती है। अब देखो वापस मानसून लौट रहा है। अब कभी सुनोगे आप तमिलनाडु में इन जिलों में बारिश आ गई, न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था व समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल, पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, अंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां फैल जाती है।
दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मंजोली, एक मांजोली द्वीप है असम में, जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदी के अंदर द्वीप बना हो, देखो आज तक हमने सुना है समुद्रों के अंदर ही होता है, नदी में। हर वर्ष बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि आसपास पानी होता है, वहाँ लोग रहते हैं तो बाढ़ आनी आनी है। परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। यानी लाभ तो होता है लेकिन नुकसान ज़्यादा आता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूखा, अब कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा भी आता है। सूखा समझते हो, जहाँ बारिश नहीं होती। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है। इसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में कमी, जल भंडारण, भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकियाँ शामिल हैं। सूखे के प्रकार। मौसम विभाग संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है। जैसे कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं है। यानी नहरों से सिंचाई होती है तो नहीं होता। अब जहाँ क्षेत्र कृषि है वो क्या होता है कि वर्षा पर निर्भर करता है, तो जहाँ बारिश नहीं होती है तो वहाँ सूखा हो जाता है, वो कृषि सूखा हो गया। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। पारिस्थितिकी सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। जैसे सूखे से देखो पशु पक्षी वगैरह मार जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पाठ थोड़ा छोटा ही रहा है, अब ज़्यादा नहीं रहा है। भूस्खलन पढ़ेंगे और बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये शायद इतना पूरा हमारा कल के लिए पूरा हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, यहाँ से पढ़ लेंगे क्योंकि उसके बाद में हमारे पास एक ही टॉपिक बढ़ जाता है, ज़्यादा लंबा हमारे पास बचता नहीं है, तो इसको कल हम पूरे डिटेल से पूरा पढ़ लेंगे।